बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट प्रभात झा साहब, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। ये मौजूदा दौर की जो पॉलिटिक्स है उस पर बात करेंगे, कुछ निजी सवाल भी होंगे और इस वक्त जो क्या माहौल है मुल्क का उस पर हम बात करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल है। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, पत्रकार थे आप, सहाफ़ी थे और फिर सियासत में धीरे धीरे आपका एक तरीके से कहा जाए तो वो दखल बढ़ता गया और उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए। तो ये सफ़र जो है किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, मैं मूलतः आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ जी। मुंबई में मेरी शाखा की ज़िंदगी शुरू हुई जब मैं 7 साल का था जी, और वहाँ से ये रफ्तार चला है। मैं फिर आरएसएस का जो माउथ पीस है स्वदेश, जी हाँ, उसमें रहा जी। आज भी मैं, आपने कहा थे, मैं थे नहीं हूँ कमल संदेश का मैं आज भी संपादक हूँ जी, हिंदी इंग्लिश दोनों का, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के द्वारा निकाला जाता है। चोली दामन का साथ हम कहते हैं कि भाई होता है ये सहाफ़ियों का, पत्रकारों का और पॉलिटिशियंस का, तो जो रिश्ता है ये कैसा रहा और आपको ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई मतलब घुल मिलने में? मुझे कभी मुश्किल इसलिए नहीं हुई कि मैंने पत्रकारिता भी समाज सेवा के रूप में किया है, कि सोशल सर्विस है पत्रकारिता जी। गरीबों के दर्द को शब्दों में लिखना, समस्याओं को शब्द प्रदान करना, समस्याओं को शब्दों का अमली जामा पहनाना, ये मेरी कोशिश रही और इस कारण से मेरा संपर्क तो था ही। जी हाँ। तो लोग, मैं तो 32 साल बीजेपी ऑफिस में रहा हूँ, 40 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में, 10 साल ग्वालियर, 10 साल भोपाल कार्यालय प्रदेश के और 12 साल दिल्ली कार्यालय 1100 का रोड में रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी जिंदगी का हर क्षण कहाँ रहा है। पत्रकारिता भी मैंने 16 साल की है और आज की पत्रकारिता और उस समय की पत्रकारिता में जमीन आसमान करता है, जमीन आसमान का अंतर है। मेरी पत्रकारिता की डेयरिंग और हिम्मत को ही देखकर मुझे कुशाभाऊ ठाकरे ने, उस समय के जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने कहा भाई तुम जरा मीडिया का काम देखो भाजपा का, और मैं मीडिया का काम देखने लगा। सफ़र वहाँ से शुरू हो। कैसे देखते हैं साहब, आपने कहा कि बदलाव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम देखते थे कि पहले फिल्म इंडस्ट्री में खेमेबाजी होती थी कि भाई ये जो फिल्म एक्टर है या एक्ट्रेस है ये इस खेमे के हैं या मतलब इस ग्रुप के लोग हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा फिल्में करते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल ठीक वैसे ही जो मीडिया घराने हैं वो भी अलग अलग पार्टियों के हो करके रह गए हैं। ऐसा लगता है कि भाई फला मीडिया घराना फला पार्टी का ऐसी छाप रहती है। आम लोगों का परसेप्शन ये है। आपको लग रहा है कि ये जो बदलाव है ये लोकतंत्र के लिए और एक अच्छे मतलब कहते हैं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है? पहले मीडिया में जी, अखबार के मालिक दशहरा दिवाली पे आते थे या चैनल के मालिक। जी। पत्रकार का महत्व मालिकों से ज्यादा बड़ा था, संपादक का महत्व मालिकों से ज्यादा महत्व था। अब मालिकों को लगा यार हथियार हमारा है, चलाइए रहे। तो उनने, मालिकों ने पत्रकारों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में डीवैल्यूएशन हुआ है पत्रकारिता का। यह समझना पड़ेगा, पत्रकार की कलम ही उसकी आवाज है और उस आवाज पर इंक्रोचमेंट हो, अतिक्रमण हो मालिकों का, तो ये मुझे लगता अच्छी परंपरा नहीं। पर आपकी सरकार में साहब ऐसा माना जाता है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है कि वो देशद्रोही है। मतलब कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता हुकूमत के खिलाफ बोलने का। हुकूमत के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि आप जो है वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब ये आज तक चैनल से लेकर जी कोई चैनल ऐसा नहीं है जो सरकार की वाहवाही कर रहा हो। मैं बधाई देता हूं। लोकतंत्र में मीडिया जो है चौथा खंबा है, इसको खबर पालिका बोलते हैं। न्यायपालिका, विधायिका, इसके अलावा कार्यपालिका, लेकिन चौथी है खबर पालिका। और खबर पालिका की मजबूती होनी चाहिए, बिल्कुल मेला फाइट नहीं होना चाहिए और डिसीजन देने का काम नहीं है। अब मैं आज आपको एक घटना सुना रहा हूं। क्या निर्णय देने का अधिकार अखबार को? अखबार का काम है और चैनल का काम है परिस्थितियों को रखना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिसीजन देने लगे यही चोर है, यही चोर है, यही चोर है। अरे ये चोर तो साबित अदालत करेगा। हमें अपनी मर्यादाओं का काम ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कार्यपालिका पर न्यायपालिका का अतिक्रमण नहीं है, न्यायपालिका का कार्यपालिका का अतिक्रमण नहीं है, इन दोनों का विधायिका पर अतिक्रमण नहीं है, इसी तरह इन तीनों का खबर पालिका पर भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा कि हम न वाहवाही में विश्वास रखते हैं, सत्य के निकट जो चैनल रहता है, जो अखबार रहता है,
उसको जनता स्वीकार कर। पर लोग ऐसा मानते हैं साहब कि थोड़ा सा मतलब धमका करके रखा जाता है आज की मीडिया नहीं, को। नहीं 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 कतई नहीं, हाँ। ये एकदम झूठ है। 12 वर्ष तक नरेंद्र मोदी पर क्या क्या नहीं गुजरात में किया गया जब वो मुख्यमंत्री थे। जनता का प्यार जिसके पास है उसे सबको किसी चीजों के डर नहीं होता है। जो सच है, आज वही नरेंद्र मोदी जो मीडिया की मार से और मीडिया के प्रहार से निखर कर निकले और देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि देश को चलाने का एक हिस्सा तो मीडिया हो सकता है, लेकिन संपूर्णता नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसलिए लोकतंत्र में सब पालिका का अपना काम है। वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन निर्णय नहीं दे सकते। सर, गौरी लंकेश की जो है वो हत्या हुई, उसका कत्ल हुआ, और वो ऐसा माना जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ लिखती थी या उनको आईना दिखाती थी, मतलब ऐसा लोग कहते हैं। उससे पहले भी कई सारी ऐसी हत्याएं हुई हैं। तो आपको लगता है कि ये मतलब ठीक नहीं है जो लिखते हैं? किसी पत्रकार की मौत पर किसी भी पार्टी को राजनीतिक रोटी नहीं सेकना चाहिए। ठीक। दुर्भाग्य है इस देश का कि रामचंद्र गुहा जैसे व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के आरएसएस का नाम लेते हैं। राहुल गांधी और उनके पेट से पैदा हुई, गौरी लंकेश के पेट से पैदा हुई उनकी बेटी कहती है कि मेरी मां को नक्सलाइटों ने धमकी दी थी। अब मैं किसको सच मानूं, रामचंद्र गुहा को या लंकेश जी की बेटी को? बिना किसी पत्रकार की मौत पर दुख प्रकट करना चाहिए, हत्यारों को पकड़ना चाहिए। कर्नाटक सरकार वो नहीं कर रही। राजनीतिक रोटी राहुल गांधी और रामचंद्र गुहा जैसे लोग। इसलिए लगता है कि कुछ कलम के लोग इस बात को पसंद नहीं कर पा रहे हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भैया, आपकी दया पर नहीं आए हैं, जनता की दया पर आए हैं, जनता के जनादेश पर आए हैं। इसलिए हम इन सब चीजों की परवाह भी नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी तो अमेरिका में जाकर के वो हिंदुस्तान की कुछ बखियां उधेड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की क्या बल्कि कहा जाए सरकार की बखियां उधेड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि जितने भी मतलब गड़बड़ियां हैं, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या दूसरे इश्यूज हैं, वो सब हुकूमत की नासमझी का नतीजा है। उनको लगा कि भारत में तो मेरे को कोई सुन नहीं रहा है। माँ बेटे की पार्टी, माँ रायबरेली से, बेटा अमेठी से, 2 लोकसभा 542 में से। जब उनको कहते थे कि भैया माँ बेटे की पार्टी मत बनाओ, तुम अखरता था। अब तो स्टेब्लिश हो गया। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि सोनिया जी के बाद कौन बनेगा, तो वो उस पार्टी का हो चाहे नहीं, कहेंगे राहुल गांधी बनेगा। मेरी पार्टी में अमित शाह के बाद कौन बनेगा, कोई माइका लाल बता सकता है क्या? वंशवाद राजनीति में मर्यादित होनी चाहिए। सर, ये बात सही है, लेकिन फिलहाल तो जो भी राजनीति है बीजेपी की, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आसपास ही घूमती है। किसने कहा नहीं होना चाहिए? हाँ। क्या अध्यक्ष और प्रधानमंत्री में तालमेल नहीं होना चाहिए? हाँ। क्या आप मेरा इंटरव्यू करने नहीं आए हैं? क्या मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं हूं? मैं पंजाब का, चंडीगढ़ का प्रभारी नहीं हूं? इतने स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार अमित जी ने दिया है, कोई नहीं दे सकता। और अमित शाह जी ने तय किया है, इस देश को बताया है कि किसी भी दल का राजनीतिक अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 3 दिन के प्रवास पे जहां जाते हैं वो ऑफिस में रहते हैं, किसी विधानसभा के किसी इसमें दफ्तर में, या आपको रेस्ट हाउस में और होटल में नहीं रहते हैं, भाजपा के दफ्तर में सोते हैं, जिसकी देश में सरकार है, जिसकी 18 राज्यों में सरकार है, जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं, जिसके सबसे ज्यादा विधायक हैं, वो अपने दफ्तर में सोता है। इससे बड़ा संकेत क्या दे सकते हैं? शरद यादव और नीतीश कुमार को तो अलग करने में तो आपका बड़ा रोल रहा, आपकी पार्टी का बड़ा रोल रहा। आपको नीतीश जी समझ गए। विरोधियों ने तो आपके ऊपर भी इल्जाम लगाया। अरे विरोधियों को, चुप, विरोधी है कहां? 18 राज्यों में हमारे, 3 राज्यों में फिर से आएंगे। कांग्रेस देखिए जो गलतियां की उसको भुगत रही है। वो नहीं भुगतने, अब कांग्रेस इस देश के लिए अप्रासंगिक हो गई। खासतौर से माइनॉरिटी तबके की बात करूं, उसमें थोड़ा सा रहता है कि एक खौफ सा। आप कैसी बात कर? अगर इस देश में अल्पसंख्यकों का सबसे गहरा दोस्त कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जो जाकर के विदेश में कह रहे हैं, यही बात तो कई बार प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, और कि भाई बहुत सारी खामियां
प्राइम मिनिस्टर ने अपने फॉरेन टूर्स के दौरान गिनाई हैं मुल्क की, लोगों ने बड़ा एतराज किया था कि भाई अपने देश की कमियों को क्यों बाहर जाकर के बता रहे हो। उन्होंने उन भारतीयों के बीच में कहा जी, जो भारतीय स्वाभिमान शून्य हो गए थे, जिनको 3 साल में स्वाभिमान जगाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। आज क्लाउडली और प्राउडली भारत का व्यक्ति कहता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ने मेरा स्वाभिमान बढ़ाया है। किसी फोरम पर उन्होंने ये नहीं कहा, किसी विदेशी फोरम पर कि मेरे देश, उन्होंने कहा कि अब मेरे देश की माली हालत सुधर रही है। आइए, कई बार कहा उन्होंने कि भाई गड्ढे बहुत ज्यादा थे उनको हम भर रहे हैं। अब ये तो कहना पड़ेगा ना, बता रहे थे, ये तो कहना पड़ेगा ना। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे जी। इंदिरा जी के पिताजी चाचा नेहरू भी 14-15 साल रहे, ज्यादा ही रहे होंगे। इंदिरा जी स्वयं रही बहुत साल तक। भारत का पताका तिरंगा लेकर ये 15-15 साल में जितने लोग नहीं गए, उससे अधिक राष्ट्रों में भारत को स्वाभिमान और आंख में आंख मिलाकर बात करने की ताकत 67 राष्ट्रों में स्वयं नरेंद्र मोदी ने 3 साल में करके दिखाया है। आपने देखा चाइना, आपने देखा पाकिस्तान किस ग्लोबल पर आइसोलेटेड पड़ा हुआ है। आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दाऊद की 43,000 करोड़ की संपत्ति ब्रिटेन ने जब्त कर ली। ये किसका है? इसलिए भारत में संप्रदायवाद, भारत में गरीबी, भारत में महंगाई, भारत में जातिवाद, भारत में कुपोषण, भारत में अन्य चीजें जो जी हैं, उन सबको दूर करने का एक बीड़ा उठाया है। भारत सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, भारत सिर्फ भाजपा का नहीं है, भारत 125 करोड़ की आबादी का एक एक नागरिक का है, आपका भी है, मेरा भी है। हाँ, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को लेकर के भी विरोधी कई सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई तमाम चीज़ों के बावजूद, नोटबंदी के बाद भी जो दहशतगर्दाना हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं कश्मीर में, और पाकिस्तान के साथ रिश्ते अभी भी नहीं सुधर पाए। कोशिशें बहुत की, इसमें कोई शक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पर चले गए अचानक, लेकिन रिश्ते अभी भी नहीं सुधर पा रहे हैं। तो कमियां कहाँ हैं? मतलब पाकिस्तान को सुधारने की ताकत 16 अगस्त 1947 को थी जी, लेकिन नेहरू जी की नादानी ने इस देश को आज तक भुगतना पड़ रहा है। इस देश की राष्ट्रभाषा क्या है आज तक तय नहीं हुई। इस देश का धर्म क्या है ये आज तक तय नहीं हुआ। इस देश में हमारी प्रॉपर चीजें क्या है, राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, हमने तय नहीं किया। वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। जो फैसला 16 अगस्त 1947 को हो जाना चाहिए था, वो फैसले आज तक नहीं हुए हैं। पाकिस्तान किसने सरदर्द बनाया? किसकी गलती थी? शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की गलती थी। लेकिन अब अलगाववादी ताकतें जेलों में जा रही है, NIA के छापे पड़ रहे हैं। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, ये दोनों सदनों ने पारित किया हुआ है, इसलिए वहां अब सारी हरकतें बंद हो रही। आपने कहा नोटबंदी और अन्य चीजें, है किसी में साहस? इस देश में वोट के लिए तो सबने राजनीति की, देश के लिए राजनीति करने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। हर चीज में रफ्तार में देखिए, सड़कें 10 गुनी बन रही हैं, बिजली 24/7 चल रहा है। यूपी जैसे राज्य में जहां बिजली पैदा, बिहार में बिजली, वहां 24 घंटे बिजली देने की बात शुरू हो रही है। सरप्लस बिजली हो रही है। सौर ऊर्जा का कितना बड़ा काम हो रहा है। मुद्रा बैंक से 7 करोड़ 82 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? जनधन योजना के तहत 28 करोड़ 52 लाख लोगों के खाते खुल गए। क्या चाहते हैं आप देश के किस विकास में? अब मजाक विरोधी बुलेट ट्रेन, वो बात सही है, विरोधी जो है वो इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। विरोध का अच्छा, ये खाते खुल रहे हैं, एक मिनट, लेकिन गैस का रेट भी कहां है विरोध? आप मुझे विरोधी दल का एक नेता बताओ जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की तरह संभावना दिखती हो। देश में हजारों, देश में 50 साल तक प्रतिपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी रहा, लेकिन देश कहता रहा यार ये नहीं आज नहीं कल प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा नेता है, कोई नेता है? शरद यादव बाएं तो नीतीश कुमार दाएं, फला जी दाएं तो फला जी बाएं, कोई एक पार्टी। शरद यादव और नीतीश कुमार को तो अलग करने में तो आपका बड़ा रोल रहा, आपकी पार्टी का कहा आपको? किसने कहा? नीतीश जी समझ गए ये सब दुकानदारी बंद करो इनकी। राजनीति में भ्रष्टाचार, आप मेरी सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, आपके चैनल है, लगाओ, आप सिद्ध कर सकते हो क्या आप? नहीं। कोई दिन ऐसा था यूपीए में जब भ्रष्टाचार की बात नहीं होती थी? कितना करप्शन लेस गवर्नमेंट दिया हमने,
किसी की हिम्मत नहीं है कि 2 रुपए खा जाए मिनिस्टर। विरोधियों ने तो आपके ऊपर भी इल्जाम लगाया। अरे विरोधियों को, चुप, विरोधी है कहाँ? अब मानते नहीं हो किसी विरोधी को। 18 राज्यों में हमारे, 3 राज्यों में फिर से आएंगे। विरोधी के लिए जो जज्बा चाहिए वो जज्बा कांग्रेस लूज कर रही है। कांग्रेस जाती हुई पार्टी है जिसने 70 साल तक देश को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी आती हुई विकसित पार्टी है जिसकी इस देश में सबसे नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नाम। प्रॉब्लम क्या लगती है आपको कांग्रेस में कि भाई उसके पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है? मतलब अगर आप उसके पतन का सबसे बड़ा कारण है सोनिया गांधी और राहुल जी। हटा सकते हैं क्या वो? अटल बिहारी वाजपेयी 12 साल से बीमार हैं, 13 साल से। उन्होंने अडवाणी जी को कहा कि मैं बेड पर आ गया हूं, भाजपा को बेड पे मत लाना, भाजपा को स्वस्थ रखना, मैं रहूं न रहूं ये कह सकते। मैं बीमार तो मेरी पार्टी बीमार, मेरे सिवा मेरी पार्टी में कोई नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के अनेक, जयराम क्या कहा, सुल्तानिया चली गई, सुल्तानियत नहीं गई, सल्तनत चली गई, सुल्तानिया नहीं गई। ये मैंने नहीं कहा, जयराम रमेश ने कहा। आपातकाल एक बहुत बड़ी गलती थी, ये मैंने नहीं कहा, जयराम रमेश जी ने कहा है। कांग्रेस देखिए जो गलतियां की उसको भुगत रही है वो। नहीं भुगत नहीं, अब कांग्रेस इस देश के लिए अप्रासंगिक हो गई है। जब मैं सुधार करने की, नहीं करने की सौगंध खा चुका हूं कि मैं नहीं सुधरूंगा, तो एनर्जी क्यों लगाना? तो भारत की जनता ने नहीं सुधरने वाली कांग्रेस को ऊर्जा लगाना बंद कर दिया। आपने बहुत सारी योजनाएं गिनाई, ये बात सच है कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नई स्कीम्स शुरू की हैं प्राइम मिनिस्टर ने, और लोग उनको जो है बहुत पॉजिटिवली ले भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ महंगाई बहुत बढ़ रही है, चाहे वो गैस का प्राइस हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल का प्राइस हो। आज डीजल जो है दिल्ली के अगर हम बात करें 59 रुपये के आसपास हो गया है, 70 रुपये से ऊपर जो है वो पेट्रोल चला गया है। और अगर आप मुंबई में जाकर के देखें तो 80 रुपये के करीब जो है पेट्रोल पहुंच गया है। तो ये जो प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, तो ये तो नाकामी है ना साहब। गरीब लोग जो हैं, जो गरीब हैं, वो तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। जी जानकारी 350 करोड़ के करीब एसबीआई ने वो चार्ज किया है मिनिमम अकाउंट, मिनिमम बैलेंस जो होता है ना अकाउंट में, अगर वो नहीं है तो 350 करोड़ रुपए के करीब। से कहूंगा अंबानी जी, चावल के दाम बढ़े क्या? इस देश में 1 रुपए किलो चावल बीपीएल को कौन दे रहा है? भारतीय। सब बीपीएल नहीं है ना सर। अरे सुन तो लीजिए, इसके अलावा महंगाई, चावल के दाम बढ़े क्या? दाल के दाम कम, 300 रुपये दाल था, 65 रुपये दाल पे आ गया। ये आप नहीं कहोगे? सब्जियां बढ़िया, अरे सब बढ़िया क्या? सब्जियां सीजनेबल है। अच्छा, हाँ। ये सीजनेबल है, तरीके से होगा, सब होगा। महंगाई पर जो नियंत्रण हमने किया है उसको कोई नहीं कर सकता। लूट थी यूपीए की सरकार ने। नहीं, आपने मुद्दे छीने हैं साहब। देखिए, पेट्रोल और डीजल के रेट जो है जब बढ़ते थे तो उसके ऊपर हंगामा मचता था, लेकिन आपकी हुकूमत ने बड़ी होशियारी के साथ एक काम किया कि हर रोज सुबह को बढ़ेंगे, तो 10 पैसे हमने कंपनी को दे दिया है, हमने अपनी जिम्मे नहीं रखा है। हाँ, वो अब कंपनी करेगी, सरकार से उसका कोई लेना देना। हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ ये काम किया है। लोग कह रहे हैं ना अंबानी जी, यूपी में किसने जितवाया हमको? हाँ। जनता ने जितवाया। हाँ। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मणिपुर में किसने जितवाया? झारखंड में, हरियाणा में किसने जितवाया हमको? झारखंड में किसने जितवाया? 9 राज्यों में हम चुनाव जीते हैं पिछले 3 सालों में। कांग्रेस हारी है सब जगह, और आने वाले नवंबर में फिर से चुनाव है। कहाँ? कर्नाटक और हिमाचल। ये दोनों हम छीन रहे हैं, लिख लेना आप। अच्छा ठीक है साहब, ये बताइए, बहुत सारे जो है वो स्टेट्स आप छीन रहे हैं, पॉलिटिक्स में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि कोई एक तबका है, खासतौर से माइनॉरिटी तबके की बात करूँ, उसमें थोड़ा सा रहता है कि एक खौफ सा, मतलब ऐसा मीडिया की रिपोर्ट्स के जरिए भी ये सब बातें सामने आती हैं। मॉब लिंचिंग हुई है, वो भी बातें सामने आई हैं, गौरक्षा के नाम पर भी चीज़ें सामने आई हैं, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो तबका थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया है पॉलिटिक्स में भी और वैसे भी, मतलब तो वो थोड़ा खौफ भी उसमें अंदर रहता है। आप मानते हैं इस बात को कि कुछ थोड़ा सा हुआ है? नज़मा हेपतुल्लाह को राज्यपाल किसने बनाया? उत्तर प्रदेश में मंत्री किसने बनाया हुआ है? हमारे सुनिए एक मिनट, नकवी जी को किसने बनाया है? वो पार्टी के हैं भैया। सब आप समझे नहीं? कौन? माइनॉरिटी का 3 तलाक का मसला 9 करोड़ महिलाओं के हित में किसने बात की है? लाल किले के प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि बहनों चिंता नहीं करो, तुम्हारी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। अगर हम अल्पसंख्यक विरोधी होते तो हमारी भावना ये होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया। हम कैसे हैं? मैंने अपनी जिंदगी में एक मुस्लिम को एक चींटी नहीं मारी आज तक, और हम सांप्रदायिक हो गए। और आप कहते रहोगे, और इस देश में राष्ट्रपति भी वही बनता है, इस देश में उपराष्ट्रपति भी वही बनता है, इस देश में प्रधानमंत्री भी वही बनता है, इस देश के लोकसभा का अध्यक्ष भी वही बनता है।
जिसके बारे में आप आरोप लगाते रहे, जनता हम तो चाहते हैं कि ये जिंदगी भर आरोप लगाते रहें और जनता हमें स्वीकार करते रहे। इस देश में अगर सऊदी अरब ने किससे सबसे बड़ा पुरस्कार किसको दिया? इजराइल की धरती पर सबसे पहले कौन किया? 70 साल में कोई प्रधानमंत्री गया? आप कैसी बात करते? अगर इस देश में अल्पसंख्यकों का सबसे गहरा दोस्त कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए विरोधी चिल्लाते रहे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। मुसलमानों का शोषण करने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। मुसलमानों का शोषण करने वाली पार्टी का नाम है मुलायम सिंह की सपा पार्टी। गुमराह करती रही है। मैं मुसलमानों को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं, अरे राष्ट्रभक्त मुसलमानों, आओ, तुम्हारा यदि दुनिया में सबसे जिगरी कोई दोस्त है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बुलाने की कोशिश नहीं होती ना साहब? किसने कहा आपको? देश में कोई टिकट नहीं दिया गया, बताइए तो। मतलब पॉलिटिकली आप उनको थोड़ा अलग कर रहे हैं रमानी जी, नाम के लिए फिर बना दिया मोहसिन रजा को। ना ना ना, आप मुझे बताइए, हम सीट हार जाए टिकट दे दे? इसलिए नहीं है ना, यही तो देश में हुआ है। सारी सीटें नहीं है ना। तुष्टीकरण की नीति। एक भी मुस्लिम जीता क्या सांसद? मुझे बताइए यूपी से, जो लंबरदार बन रहे थे मुसलमानों के। देश की हवा और देश की दिशा को समझना पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम, किसने बनाया अभी ये सेंट्रल मिनिस्टर क्रिश्चियन को? हमने बिना पूछे बनाया कि नहीं बनाया? कैसी बात करते हो? अल्पसंख्यक सरदार को हमने बनाया कि नहीं बनाया मिनिस्टर पुरी को? सवाल यह है कि इस देश की विचारधारा को समझना पड़ेगा। दिक्कत क्या है? छाती पीट पीट के रोने से काम नहीं होगा। कांग्रेसी, सपा, बसपा, राजद, लालू जी, चोर लोग राजनीति कर रहे थे। आप मुझे बताइए, 11-12 हजार करोड़, 1,000 करोड़ रुपए की नगद चीजें पकड़ी जा रही हैं। आप राजनीति में हैं। मेरे पास आप मेरी संपत्ति का जायजा लीजिए, मैं खुले रूप से आपसे कहता हूं। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स में चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, ज्यादातर लोगों के पास पैसे की भरमार है, कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे सांसद और सारे विधायक जिनको लोक प्रहरी नाम के अखबार ने छापा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और मैं जी न्यूज को कहता हूं कि मेरी जांच करो। अगर कोई अवैध संपत्ति मेरी निजी, बच्चे व्यापार करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं यदि कोई व्यापार कर रहा हूं, मैंने कोई जमीन खरीदी हो, मैंने कोई फ्लैट लिया हो, सवाल क्या है कि मेरा काम सिर्फ समाज। सर आप जैसे लोग कितने हैं पॉलिटिक्स मुझे इससे क्या लेना देना? दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हो, सब नरेंद्र मोदी हो जाएंगे क्या? एक नरेंद्र मोदी ने विश्व के 67 राष्ट्रों में तिरंगा एवरेस्ट की चोटी पर फहरा दिया है। अच्छे लोग कम ही होते हैं, लेकिन वे ही उदाहरण दिए जाते हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप मीडिया के बहुत बड़े आदमी हैं, अच्छे लोगों को बाहर लाइए। जो बेचारे नहीं, मैं तो बोल रहा हूं आपके सामने, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, जो नहीं बोल पाते हैं, जो राजनीतिक तौर पर अच्छे हैं परंतु गूंगे हैं, उनको आवाज़ देने का काम जी उर्दू चैनल का है। अब ये बताइए साहब कि बिहार से आपका ताल्लुक है, बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी ही मतलब जो है वो उलझी हुई रहती है हमेशा। और जब बीजेपी वहाँ पर हारी तो उस हारी हुई बाजी को भी कैसे मतलब जीत में बदल देना 2 साल के बाद ही, तो ये कोई बीजेपी से सीखे। तो ये सब कुछ कैसे कर पाए ये कमाल? रमानी जी, हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उनका नाम था, उनको गुरुजी बोलते थे जी, माधव सदाशिव गोलवलकर जी। उन्होंने कहा था कि आज का विरोधी कल का समर्थक होता है। जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बगल से खड़ा नहीं होना चाहते थे, हमारे व्यवहार के कारण, नरेंद्र मोदी के व्यवहार के कारण, उनकी अच्छाइयों के कारण आज हमारे साथ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि लालू लूट का नाम है, लालू बेईमानी का नाम है, लालू चारा का नाम है, नरेंद्र मोदी देशभक्त का नाम है, नरेंद्र मोदी विकास का नाम है, नरेंद्र मोदी भारत का भविष्य है। और यहां तक कह दिया कि मरो 2019 में भी तुम्हारे पास कुछ बचा है क्या? यही इस देश का। फारूक अब्दुल्ला का बेटा मैं नहीं हूं, उमर अब्दुल्ला ने कहा, अरे विरोधियों 2019 तो डूब गए, यही आएंगे, 2024 की तैयारी कर लो। इस देश के विरोधी दल के नेता कह रहे हैं। तो ये हम देश के लिए, हम देश के लिए महबूबा का भी साथ लेते हैं, हम देश के लिए नीतीश का भी साथ लेते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले है, दल बाद में है। लोग कहते हैं कि देश के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए। ये बताइए, राजनीति में हम क्या कमंडल लेके अयोध्या चले जाएं? हम सब छोड़ दें? अयोध्या पे भी सियासत होती है साहब। होगी, लेकिन हमने कभी नहीं की। हमने कहा कि अदालत फैसला करेगा, हम सिरोधार्य करेंगे या बैठकर बात करेंगे।
लेकिन अभी भी कोई मतलब उस होगा समय होगा। क्या लगता है, मतलब अदालती फैसला देखिए मुझे मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ। ये आस्था का मामला है, न मैं मुस्लिम को चोट देना चाहता हूं, न हिंदुओं को प्रसन्न। जो अदालत फैसला करे, या हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो मंदिर सियासत का मसला नहीं है, वो राष्ट्रीय मुद्दा है, वो राष्ट्र की शान है। एक बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन जो फैसला अदालत करेगी हम मानेंगे। ठीक है साहब। और ये बताइए, अब लास्ट में एक आखिरी सवाल यही है कि किस तरीके से प्रभात झा साहब जो है वो पॉलिटिक्स में किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं? होता है कि जो पॉलिटिक्स में होता है उसको लगता है कि मिनिस्टर ज़रूर बने, या फिर किसी और मुकाम तक पहुंचे, तो कुछ ऐसी कुछ है? देखिए मैंने मन से बता रहा हूं आपको, मैं भाजपा का ऐसा कार्यकर्ता हूं जो अपने बारे में कभी सोचता नहीं। मैं कभी भी किसी नेता के घर पर आज या कल, और मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं 17 साल से पदाधिकारी हूं। मैंने अमित जी से निवेदन किया है कि मैं अब 60 में अपीयर हो रहा हूं, आप चाहें तो मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहकर भी काम दे सकते हैं। एक साइकिल पर चलकर रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति, पार्टी के दफ्तर में जिसने अपनी जिंदगी पाली, जिसने पोस्टर, पंपलेट और अनाउंसमेंट किया, सदन में 2 बार भेज दिया, इससे अधिक क्या चाहते हो आप? काश ये सब अन्य पार्टियों में होती। मैं अपनी पार्टी में कभी, मेरी आवाज का नाम है भाजपा, मेरी जिंदगी का नाम है भाजपा, मेरी सांस का नाम है भाजपा, मेरी माँ का नाम है भाजपा, मेरे बाप का नाम है भाजपा। इसलिए जो दिया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये तो भाग्य का खेल है, मांगने से भीख नहीं मिलती, मनौती से भीख मिलती है। हम एक दरवाजे पे जाते हैं, उसका नाम है इस दुनिया को रचने वाला ईश्वर, उसके अलावा किसी दरवाजे पर नहीं जाते। सर हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रमानी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे प्रभात झा साहब, साफ सुथरी छवि के साथ सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, और इनका कहना है कि भाजपा इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए आई है और लोगों का भला ज़रूर होगा, और ये मुल्क जो है और लगातार आगे तरक्की करता रहेगा। बेबाक बात में बस इतना ही। आदाब।